ETF और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, क्या आपको कंसिडर करना चाहिए 2025 में ETF में इन्वेस्ट करने का, और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे टॉप ETF हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो 2025 में। वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है प्रियम श्रीवास्तव। आई हेल्प यू मेक स्मार्ट मनी डिसीजंस अबाउट इन्वेस्टिंग, सेविंग्स एंड इंश्योरेंस। ये जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ये फुल स्टैक आपके लिए बना हुआ है, जिसमें आप आके किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इंश्योरेंस के बारे में जानकारियाँ ले सकते हो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ETF लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, दोनों सेम तो नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा बिफोर जंपिंग ऑन टू द टॉप ETF ऑफ 2025। पहले समझ लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है वो एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होता है। जब मैं पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कह रहा हूँ, मतलब अगर लेट्स से मेरे म्यूचुअल फंड का नाम है निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, तो उस म्यूचुअल फंड में निफ्टी के जो टॉप 50 कंपनीज होंगे वो होंगे, प्लस उनके अलग अलग वेटेजेस होंगे। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करोगे तो उसके जितने भी जो भी वेटेज है अकॉर्डिंगली आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। ये काफ़ी एक्टिवली मैनेज होता है फंड हाउस के थ्रू, जहाँ पे एक्टिवली स्टॉक्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। इसके वजह से इसमें बहुत सारी टीम लगती है रिसर्च में, जिसके वजह से आपको एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स मिलता है। म्यूचुअल फंड किसी भी तरह का हो सकता है, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड हो सकता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड हो सकता है, मल्टी कैप हो सकता है, लार्ज कैप हो सकता है, थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जहाँ पे किसी एक सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल BFSI या फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, या IT सेक्टर हो गया, या गोल्ड का हो गया म्यूचुअल फंड। तो मल्टीपल टाइप के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जो सबसे गौर करने वाली चीज़ ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस म्यूचुअल फंड में जो भी स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बेस्ड ऑन दैट आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी या तो आपका इंटरेस्ट अच्छा देता है या तो फिर वो निगेटिव में जाता है। तो ये होता है पूरा म्यूचुअल फंड का। और इसमें ये जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप जब भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो जो आपका ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा होता है मार्केट के बंद होने तक, क्योंकि हम एक चीज़ ट्रैक करते हैं म्यूचुअल फंड में, विच इज़ NAV, नेट एसेट वैल्यू। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदोगे या फिर जब भी आप म्यूचुअल फंड को बेचोगे तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो एग्जीक्यूट होता है मार्केट के बंद होने के टाइम, विच इज़ अराउंड 3:15। हो सकता है कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हो 9:30 में, तो आपने उस टाइम पे म्यूचुअल फंड को बेचा हो, बट वो जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिडेट होगा मार्केट के बंद होने के टाइम। उस टाइम पे म्यूचुअल फंड का क्या प्राइस है। तो जब आपके पास बैंक में जब पैसे आते होंगे या जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है वो T+1 डे पे सेटल होता है सारा ट्रांजैक्शन। और जो आपका म्यूचुअल फंड होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए जो आपका फंड हाउस होता है वो आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है, जो कि हो सकता है 0.5 से लेके 2-3% तक का भी परसेंटेज होता है जो आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा। इसको कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो। वहीं आप देखोगे ETF को, जिसको कहते हैं हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके नाम में ही अगर आप देखोगे तो उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड लगा हुआ है, ट्रेडेड भी है, फंड भी है। ये एक ऐसा फंड है, ये बहुत ही सिमिलर होता है आपके म्यूचुअल फंड की तरह। इसमें भी बहुत सारे पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। ETF आपका हो सकता है गोल्ड का, ETF हो सकता है आपका निफ्टी 50 का, ETF हो सकता है आपका नेक्स्ट 50 का, तो ETF हो सकता है आपके लेट्स से US मार्केट का, जो US मार्केट को ट्रैक कर रहा हो। तो जो भी ETFs होते हैं ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं जस्ट लाइक स्टॉक्स, जो कि मेजर डिफरेंशिएटर फैक्टर होता है आपके म्यूचुअल फंड से। जो ETF होता है वो जस्ट लाइक स्टॉक्स होता है, आप उसको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। इसको बेचने या खरीदने के लिए आपको मार्केट के एंड डे तक आपको वेट नहीं करना पड़ता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। तो आई थिंक यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आप इसको कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट में कभी भी पैसे वापस ले सकते हो बेच के। अगर आप देखोगे ETF जो होते हैं म्यूचुअल फंड से सस्ते भी होते हैं, क्योंकि ETF क्या करता है मोस्टली किसी भी पर्टिकुलर लेट्स से निफ्टी 50 है तो आप निफ्टी 50 को डायरेक्टली रेप्लिका करके उसको ट्रैक करता है। जो ETF होते हैं वो म्यूचुअल फंड से काफ़ी सस्ते होते हैं, विच इज़ द मेजर बेनिफिट हेयर। जहाँ पे म्यूचुअल फंड में खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती है स्टॉक्स की, वहीं पे ETF पे इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली ETF जो होते हैं वो किसी ना किसी लेट्स से अगर आपने ETF निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रखा है तो जो निफ्टी 50 होगा उसको मैप करके उसको ट्रैक कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको स्टॉक्स बार बार खरीदने या बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इनके पास उतनी बड़ी टीम ना हो तो भी चल जाता है। और अगर आप ETF में देखोगे तो मोस्टली 3 से 6 महीने के बाद वो रीबैलेंसिंग करते हैं पोर्टफोलियोज को। तो एक ये मेजर रीज़न है जिसके वजह से इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। क्योंकि हमने समझ लिया है ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है,
तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे ETF हैं जो आप 2025 में कंसिडर कर सकते हो। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं करा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की रिसर्च है जिसकी वजह से मैं ये लिस्ट पॉपुलेट कर पा रहा हूँ। प्लस ये रिकमेंडेशन भी नहीं है। आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर रिसर्च करें, ज़रूर आप अपनी रिस्क एपेटाइट को देखें, उसके बाद ही कहीं इन्वेस्ट करें। तो नंबर 1 ETF है, वो है हमारा कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF। ये नाम से ही पता चल रहा है कि कोटक ब्रांड का ETF है, प्लस ये PSU बैंक्स को ट्रैक करता है। इसका जो लास्ट 3 इयर्स का रिटर्न है वो 140% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, विच इज़ इनसेन। सेकंड जो है हमारा ETF वो है SBI निफ्टी 50 ETF। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा निफ्टी 50 को ट्रैक कर रहा है। अगर आप इस ETF को देखोगे तो ये ETF ने काफ़ी स्टेबल रिटर्न दिया है, क्योंकि ये निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। इसके जो रिटर्न था 5 ईयर का वो 15.5% CAGR का था, और जो एक्सपेंस रेशियो था वो था 0.4%, विच इज़ ऑलमोस्ट फ्री में आपको 15% से ज़्यादा का रिटर्न आपको मिल रहा है। अगर वहीं आप देखोगे निफ्टी 50 इंडेक्स तो आपको अराउंड 12% का इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर मिलता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है निपॉन ETF जूनियर 20। ये नेक्स्ट 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, विच इज़ कंपनी लेट्स से रैंक जिनका 51 से लेके 100 के बीच में, उनको ट्रैक करता है। थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि टॉप कंपनीज नहीं है, उसमें उतनी जो लार्ज एफिशिएंसीज है वो नहीं है। ये नेक्स्ट 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। 5 ईयर्स का जो इनका CAGR था वो था 125% से भी ज़्यादा। नेक्स्ट है अपना ETF मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100। US के टॉप 100 कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ये ETF गो टू ETF हो सकता है, जहाँ पे US के जो टॉप जायंट्स हैं, IT जायंट्स, गूगल, मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उन सब में ये ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो आप। इसका जो 5 ईयर का CAGR था वो 23.6% था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हम सबका प्यारा गोल्ड ETF, विच इज़ इन्वेस्को इंडिया का गोल्ड ETF। जो लास्ट 5 ईयर का जो इसका रिटर्न था वो था 94%। नियरली अगर आप देखोगे हर 5 साल पे ये आपका पैसे को दुगना कर रहा है। ये जितने भी ETF के बारे में हम लोगों ने बात करी है, एक सजेशन, जब भी आप ETF के लिए रिसर्च करो तो आप हमेशा लास्ट ईयर का रिटर्न मत देखना, आप हमेशा लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का तक का तो रिटर्न ज़रूर ही देखना। जब तक आप 5 इयर्स का रिटर्न नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो ETF ने कंसिस्टेंसी दी है रिटर्न्स में या नहीं। एंड जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करो, विच इज़ म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो या ETF में करो, कहीं भी करो, आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब भी वेल्थ बनता है तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। शॉर्ट टर्म में बहुत बार आप पैसे लूज कर जाते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है। तब तक के लिए थैंक यू।